जाने क्यों शादी के बाद हर लड़की को अपना ही घर क्यों छोड़ना पड़ता है। हर एक लड़की को भी दर्द होता है अपने घर को छोड़ने का, पर फिर भी ना जाने क्यों ये दुनिया क्यों नहीं समझती। बस यही सोचते हुए मैं नदी में पत्थर मार रही थी, तभी मेरी बेस्ट दोस्त सोनू मेरे पास भागती हुई आ रही थी और कह रही थी, ममता ममता तुझे एक बात बतानी है। ऐसा कहते कहते वो मेरे पास पहुंच जाती है। यार तुझे हाँफते हुए सोनू बोली। क्या मुझे? तू पहले सांस ले ले, मैंने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा। यार यार यार, उसने अपने दोनों हाथ मेरी दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए कहा। बता भी दे क्या हुआ जो तू इतनी खुश नज़र आ रही है, मैंने बड़े ही उत्साह से पूछा। यार कल तूने बताया था ना कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है, सोनू ने पूछा। हाँ तो क्या हुआ, मैंने पूछा। अरे मतलब कल तुझे वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, उसने कहा। पर तुझे कैसे पता? मुझे तो पता ही नहीं कि कल वो लोग आने वाले हैं, मैंने सवाल भरी नज़रों से पूछा। हाँ वो मैं जब तेरे घर गई थी तो तेरे पापा किसी से बात कर रहे थे कि कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उसने बड़े उत्साह से बताया। इतना सुनते ही मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुझे कल के बारे में चिंता सताने लगी। क्या हुआ तुझे? सोनू ने खड़े होते हुए कहा। कुछ कुछ नहीं, मैंने डरे हुए शब्दों में कहा। हे भगवान, तू आखिर कब तक यूं ही डरती रहेगी? कभी ना कभी तो तुझे एक लड़के के ही साथ अपनी सारी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, उसने कहा। पर पता नहीं क्यों मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं लड़कों से इतना क्यों डरती हूँ, मैंने कहा। खैर अब इस डर को तो तू कंट्रोल में कर ले, और तेरे पापा ने तुझे घर पर बुलाया है, शायद यही बात बताने के लिए बुलाया होगा। चल चलते हैं। इतना कहकर सोनू मेरा हाथ पकड़कर चलने लगी और मैं भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। चलते वक्त सोनू मुझसे कहने लगी कि यार तूने मुझे अब तक उस लड़के का नाम तो बताया ही नहीं, और ना ही तुमने उसकी कोई फ़ोटो दिखाई है। उसका नाम, मैंने उस लड़के का नाम याद किया कि आखिर पापा ने क्या नाम बताया था। हाँ हाँ याद आया, उसका नाम आदित्य है। और फ़ोटो? उसने पूछा। वो उनकी फ़ोटो पापा के फ़ोन में है। मैं हिचकिचाते हुए कह रही थी कि सोनू ने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि हाँ, और तूने वो फ़ोटो अब तक देखी ही नहीं होगी। मैंने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा हाँ। दोनों के कदम उस कच्चे रास्ते पर रुक गए और फिर सोनू ने कहा, कम से कम उसकी फ़ोटो ही देख लेती, क्या पता उसकी फ़ोटो देखकर तेरा ये डर भाग जाता। खैर इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तेरा ये डर तब तक है जब तक तू लड़के वालों को देख नहीं लेती। मैंने सोनू की कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और कहा, चलो अब देर हो रही है। फिर हम दोनों कुछ ही देर में मेरे घर पहुँच जाते हैं। हमारे घर के मेन गेट से मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूँ और सोनू मुझे बाय बोलकर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। मेरे घर के अंदर प्रवेश करते ही पापा मेरे पास आए और बोले, बेटा कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तू कल कॉलेज की छुट्टी कर लेना। अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए, अभी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता देना, मैं आते वक्त ले आऊँगा। मैंने पापा को तत्परता से जवाब दिया, नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर पापा चले जाते हैं और मैं अंदर चली जाती हूँ। दूसरे दिन सुबह के 5 बज रहे थे और मैं आराम से सो रही थी, तभी मम्मी मुझे जगाने आई। ममता उठो, सुबह हो गई है। और मैं नींद में मस्त, नहीं मम्मी, मुझे थोड़ा और सोने दो। मम्मी ने मेरा कंबल खींचते हुए कहा, देखो तुम्हें तैयार भी तो होना है, वो लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं, अब उठो। ये सुनते ही मेरी नींद तो एकदम से गुल हो जाती है और मैं तुरंत उठकर बैठ जाती हूँ। अच्छा, वो टेबल पर मैंने चाय रख दी है, तुम पी लेना और फिर नहा धोकर तैयार हो जाना, मम्मी ने मेरे रूम से बाहर जाते हुए कहा। खैर अब जो ज़िंदगी है मैं उस हिसाब से तो जी नहीं सकती, कुछ ज़िंदगी के फैसले माँ बाप की खुशी के लिए भी मैं ले लेती हूँ। बस यही सोचते सोचते मैं उठी और चाय पीकर नहा धोकर तैयार हो गई और फिर मम्मी को रसोई के काम में हाथ बटवाने लग जाती हूँ। इसी काम के चक्कर में कब 3-4 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चला और 10:30 बजे लड़के वालों की एंट्री हमारे घर पर हो जाती है। फिर क्या था, मेरा दिल तो ऐसा लग रहा था कि मेरे काबू में ही नहीं है और ज़ोरों ज़ोरों से धड़के जा रहा था। इसी डर के कारण मैं बस किचन में ही खड़ी रही
और कुछ थोड़ा बहुत काम करने लगी। मुझे नहीं पता था कि आखिर बाहर बरामदे में कितने लोग बैठे हैं, लेकिन उन सभी की पापा के साथ हंसी मजाक की बातें सुनाई दे रही थी। तभी पापा ने पूछा, क्या हुआ जी, आखिर आदित्य जी क्यों नहीं आए? तभी उनमें से एक ने कहा, जी हमारे भांजे को एक अर्जेंट काम आ गया था तो बस, और वैसे भी आप तो हमारे भांजे से तो मिल ही चुके हैं, वो तो आए या ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी इस बात से पता चल रहा था कि वो आदमी आदित्य का मामा है। फिर पापा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी काम तो फिर काम होता है, कोई बात नहीं, आप हमारी बेटी से मिल लीजिए। फिर पापा ने मम्मी की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ राधा, ममता को ले आओ। अब क्या था, मेरा हाल तो और भी बुरा होता जा रहा था। ने भी किचन में आकर मुझे चाय की ट्रे देकर बाहर चलने को कहा। अब तो ऐसा लग रहा था कि मेरे कदम तो मेरे हैं ही नहीं, बस मम्मी पापा की खुशी को देखकर मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में इतना डर था कि मैंने किसी को भी ध्यान से नहीं देखा और सबको एक एक कप चाय देती गई। उनमें से किसी औरत ने मुझे अपने पास बैठते हुए पूछा, मुझे तो तुम बेहद पसंद हो, मेरे आदि के लिए। उस औरत के इन शब्दों से तो लग रहा था कि वो आदित्य की माँ है, यानी कि मेरी होने वाली सासू। फिर 2 पल रुकने के बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने आदि की फ़ोटो देखी है, क्या वो तुझे पसंद है? मैंने फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया, पर सच में मैंने अब तक आदित्य की फ़ोटो नहीं देखी थी। और फिर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने कहा, जी MBBS फर्स्ट ईयर। फिर उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? मैंने कहा, अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो मैं पढ़ लूँगी। उनकी बातों का जवाब देते देते मेरा थोड़ा बहुत डर पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। बस इन्हीं सब बातों के बीच में उन्हें पसंद आ जाती हूँ और वो रिश्ते की बात पक्की करके और सगाई की तारीख पक्की करके चले जाते हैं। उसी शाम को मैं कुछ सामान लेने के लिए राशन की दुकान पर जा रही थी तो रास्ते में मुझे सोनू मिली। क्या हुआ, आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया क्या? मैं उससे कुछ नहीं बोली और गुस्से भरी नज़रों से उसे देखती रही और दुकान की ओर बस चले जा रही थी। फिर सोनू ने मेरे पीछे पीछे चलते हुए कहा, क्या हुआ, तू इतनी गुस्से भरी नज़रों से क्यों देख रही हो? मेरा गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था सोनू पर और मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, हाँ अब क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही है? और तूने क्या करना है, मेरा रिश्ता हुआ या नहीं? कहाँ थी तू सुबह से? उन लड़के वालों से ज़्यादा तो मैं तेरा वेट कर रही थी, पता नहीं क्या तुझे? अच्छा, तू सुबह वाली बात से नाराज़ है क्या कि मैं तेरे घर क्यों नहीं आई? उसके लिए आई एम सॉरी, पर यार मैंने तुझे कॉल किया था लेकिन तेरा फ़ोन तेरी मम्मी ने उठाया था और उन्हें मैंने बताया था कि तुझे बता दें कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। फिर से मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आज के दिन ही तुझे कॉलेज जाना था क्या? अरे यार, मैं तुझे बताना भूल गई थी कि आज मेरा फाइनल प्रैक्टिकल है और वैसे भी हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, पर हम दोनों के सब्जेक्ट तो अलग हैं ना। अब तो तू सोच मैं कैसे आ सकती थी, सोनू ने प्यार से मुझे समझाते हुए कहा। इन्हीं सब बातों के बीच मैं और सोनू राशन की दुकान पर पहुंच जाते हैं और मैं अपना सामान लेके मैंने फिर से अपने घर की ओर कदम बढ़ाए और फिर मैंने सोनू से कहा, इट्स ओके सोनू, अरे तूने बताया ही नहीं, तेरा रिश्ता पक्का हो गया क्या? मैंने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। रिश्ता भी पक्का हो गया और सगाई की तारीख भी पक्की हो गई, 5 नवंबर को। सोनू, क्या? पर आज तो 2 नवंबर है, तेरी सगाई को 3 दिन बचे हैं। हाँ, और अब तो सगाई की तारीख पक्की होने में मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा है, मैंने सोनू की तरफ देखते हुए कहा। सोनू, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तेरा सारा डर निकल जाएगा। खैर ये सब छोड़, ये बता कि आज क्या क्या हुआ है, A to Z सब कुछ बता। फिर मैंने सोनू को आज के बारे में पूरी बातें बता दी। आज 5 नवंबर है, मतलब आज मेरी सगाई है। पूरे घर को सजा दिया गया है और चारों तरफ चहल पहल है। धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं और मैं शीशे के सामने बैठी खुद से ही बातें कर रही थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे सगाई के मुहूर्त का टाइम हो रहा है वैसे वैसे मेरी घबराहट तो बढ़ती जा रही है। फिर मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। हे भगवान, 10:30 हो रहे हैं, 1 घंटा बाकी है शुभ मुहूर्त के लिए। मुझे लगता है कि वो लोग आ गए होंगे और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। तभी मेरे दिमाग में आदित्य का ख्याल आता है। पता नहीं कैसा होगा वो,
मैंने तो अब तक उसकी एक झलक तक नहीं देखी है। झलक तो दूर की बात है, मैंने तो अब तक उसकी एक फ़ोटो भी नहीं देखी है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब भी आदित्य या फिर उनकी फैमिली में से किसी का भी पापा मेरे सामने जिक्र करते हैं तो मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। बस यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। इतने में सोनू और हमारे रिश्तेदार की कुछ लड़कियां मेरे पास आ जाती हैं। सोनू, ये लो जी, शीशे के आगे बैठी हैं और तैयार भी नहीं हुई। मैंने अपने बेड पर पड़े लहंगे को हाथ में लेते हुए कहा। मैं नहा तो ली थी, बस ये लहंगा पहनकर तैयार होना बाकी है। सोनू, हाँ तो कब तैयार होगी? इतने में मेरे चाचा की लड़की भागते हुए आई और बोली, ममता दीदी, आदित्य जीजू और नहीं आएंगे। तभी सोनू बोली, अरे रिया, अभी ये सब मजाक बाद में करना, तुम जाओ दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलो। रिया, नहीं सोनू दीदी, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने अभी अभी बड़े पापा को फ़ोन पर बात करते सुना है कि वो लोग नहीं आएंगे। इतना सुनते ही मेरे दिल में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगते हैं। तभी सोनू ने मुझसे कहा, तू टेंशन मत ले, मैं देखती हूँ बाहर जाकर। इतने में मम्मी आ जाती हैं और सोनू ने तुरंत मम्मी से पूछा, क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? वो लोग अभी तक आए कि नहीं आए? तभी मम्मी ने कहा, वो अब नहीं आएंगे। इतना सुनते ही मेरे दिल को बहुत बड़ा झटका सा लगता है और मैंने तुरंत मम्मी से पूछ लिया, क्यों नहीं आएंगे वो, कोई तो वजह होगी। तभी मम्मी ने कहा, बेटा ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सोनू, आंटी, फिर वो क्यों नहीं आएंगे? मम्मी ने मेरे पास आते हुए कहा, वो लोग भी क्या करें अब, उनकी भी मजबूरी है। उनके मामा जी को हार्ट अटैक आया है तो सब लोग हॉस्पिटल में हैं। आदित्य और उसके पापा तो आना चाहते थे इस सगाई में, पर फिर तुम्हारे पापा ने ही उन्हें मना कर दिया और ये आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इतना सुनते ही मेरे मन में जो अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, अब वो कुछ शांत हुए। मन हल्का सा हो गया और मम्मी भी मेहमानों को विदा करने चली गईं। 11:30 बजे का जो शुभ मुहूर्त था, उस टाइम तक सब मेहमान और रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। कुछ दिनों के बाद रोज़ की तरह मैं मम्मी को किचन के काम में हाथ बटा रही थी और पापा बाहर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय भी पी रहे थे। तभी मेरे पास मेरे भाई चंदू, मेरा छोटा भाई जो 12वीं में है और हमसे दूर शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, का कॉल आता है। चंदू, हेलो दीदी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, तू बता कैसा है तू, और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? चंदू, हाँ मैं भी ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। और पापा मम्मी कहाँ हैं और कैसे हैं? हाँ सब ठीक है, मम्मी तो यहीं मेरे पास में है और पापा बाहर बरामदे में बैठे हैं। तेरे एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे? चंदू, हाँ दीदी, यही बताने के लिए तो फ़ोन किया था कि मेरे एग्ज़ाम कल ख़त्म हो जाएंगे तो परसों तक पापा मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, 2 पल ठहरने के बाद। अच्छा दीदी, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, कल वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी तो करनी है, बाय। और इतना कहकर चंदू फ़ोन रख देता है। फिर मम्मी पापा को चंदू को लाने की बात कहने बाहर बरामदे में चली जाती हैं और मैं भी किचन का काम समेटकर अपने कमरे की ओर बरामदे में से होकर निकल जाती हैं। तभी पापा को मम्मी से कहते हुए सुना, पापा, लो जी, चंदू को तो परसों ले आएंगे, अब तैयारियां करो शादी की। इतने शब्द मेरे कानों में पड़ते ही मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं और पापा मम्मी की बात ध्यान से सुनने लगती हूँ। मम्मी, मतलब मैं कुछ समझी नहीं जी, आप क्या कह रहे हैं? पापा, अभी थोड़ी देर पहले ही समधी जी का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि साले साहब की तबीयत अब पहले से ज़्यादा बढ़िया है और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि क्यों ना दोनों बच्चों की सीधे शादी ही कर दें। मम्मी, तो आपने क्या कहा और तारीख कब की निकली है? पापा, अरे राधा, तुम टेंशन मत लो, हम यूं ही 1-2 दिन में शादी नहीं निपटाएंगे, पूरे धूमधाम से करेंगे। और रही बात शादी की तारीख की बात, तो अभी तक तारीख नहीं निकलवाई है। समधी जी ने कहा है कि कल तक आराम से किसी पंडित को दोनों बच्चों की कुंडलियां दिखा करके शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। इतना सुनकर मैंने अपने कदम कमरे की ओर बढ़ाए और साथ में खुश हुए और खुद को ताने मारते और मम्मी पापा की खुशी को देखते हुए खुद को ही समझाने लगी, देख ले ममता, न जाने तेरी बर्बादी की तारीख अब कल परसों तक कभी भी आ सकती है। अपने कमरे के गेट पर खड़े होकर मम्मी पापा को देखते हुए, देख ममता,
तेरी शादी को लेकर कितने खुश हैं ये दोनों। खैर, इनकी इस प्यारी सी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब शादी की तारीख पक्की होनी थी सो हो गई थी 5 दिसंबर को। जैसे जैसे दिन ढलते गए और वैसे वैसे मेरी शादी की सारी रस्में पूरी होती गईं। आखिरकार वो दिन आ गया था जिसका मुझे डर था। घर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। चारों तरफ खुशियों की आहट थी। 11 बजे के करीबन बारात भी आ चुकी थी और मुझे दुल्हन बना करके मंडप पर लाया गया। मंत्र उच्चारण के साथ साथ देखते ही देखते शादी की सारी विधि पूरी तरह से संपन्न हो जाती है, जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी थी। मैंने डर के मारे अब तक उसका चेहरा पूरी तरह नहीं देखा था। आगे मेरी किस्मत कौन सा रंग लाने वाली थी ये मुझे भी नहीं पता था। खैर, अब विदाई का समय आया। सभी की आंखें नम थीं। सबसे ज़्यादा तो चंदू की आंखें नम थीं, क्योंकि वो 12 साल तक तो बाहर ही पड़ा है और जब वापस गांव आया तो मैं जा रही थी। आखिरी बार आरती उतारने के लिए मुझे और आदित्य को गेट पर लाया गया और आरती उतारी गई। उसी वक्त बाहर कुछ गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आईं और जब तक मैं अपनी झुकी हुई नज़रें उठाकर देखती, उतने में ही उन लोगों की भीड़ मेरे और आदित्य के बीच आ जाती है। हम सबके कुछ करने से पहले ही वो लोग सबके सीने पर बंदूक तानकर आदित्य को उठाकर ले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार के कुछ लड़कों ने उनका पीछा किया, पर वो लोग उनके हाथ से निकल जाते हैं। मेरे ससुर और पापा ने पुलिस कंप्लेन करके पुलिस वालों के साथ ही आदित्य को ढूंढने चले जाते हैं। इधर घर पर सबका रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है और सबसे ज़्यादा बुरा हाल मेरी सासू माँ का हुआ पड़ा था और मैं अपनी सासू माँ के आंसू पोंछ रही थी और उन्हें आदित्य के सही सलामत लौट आने का दिलासा दे रही थी, जबकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी अब कौन सा करवट लेने वाली थी। अब धीरे धीरे सभी मेहमान चले जाते हैं और मेरे ससुराल वाले भी वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह मम्मी के पास हर किसी के फ़ोन आ रहे थे ये पूछने के लिए कि आदित्य की कोई खबर आई या नहीं। लेकिन सच बात तो ये थी कि अब तक आदित्य का कुछ पता नहीं चल रहा था और ना ही कल रात से पापा घर आए थे। तभी सोनू हमारे घर आ जाती है और मैं अपने कमरे में थी तो वो मुझसे मिलने मेरे कमरे में ही आ जाती है। सोनू, कैसी है? मेरे पास आते हुए। ठीक हूँ, उदास मन से। सोनू, आदित्य जीजू के बारे में कुछ पता चला? मेरे पास बैठते हुए। नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। सोनू, खाना खाया क्या तुमने? नहीं यार, मैंने खाना खाने की कोशिश की थी। एक एक निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। बस उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है जो मेरा पति तो है, पर मैंने अब तक उसका चेहरा तक नहीं देखा है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या फिर। इतना कहते ही मेरी आंखों में पानी आ जाता है और सोनू मुझे चुप कराने के लिए मुझे गले लगा लेती है। सोनू, प्लीज़ यार, ऐसा मत बोल, मुझे अपने गले से हटाते हुए। खैर, ये सोच कि आखिर आदित्य की किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। कौन होगा जो यूं सबके सामने आदित्य जीजू को किडनैप करके ले जाएंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। आदित्य की जॉब भी एक जूनियर डॉक्टर की है, तो फिर कौन उनसे दुश्मनी रखेगा। तभी चंदू भागते हुए आया। दीदी दीदी, वो आदित्य जीजू का पता चल गया है। फिर ये सुनते ही मेरे दिल को कुछ आराम मिला और मैं अपने बेड से उठ खड़ी हुई। क्या सच में चंदू? पर वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मुझ पर तो जैसे बिजली टूट ही पड़ी और मैंने तुरंत चंदू से पूछा, हॉस्पिटल में? पर वो ठीक तो है ना? मेरे ये पूछने पर चंदू का मुंह उतर सा गया और मेरे मन की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। न जाने मेरे दिल में कैसे कैसे ख्यालात आने लगे। तभी मम्मी वहाँ पर आ जाती हैं। मम्मी का चेहरा भी उतरा हुआ था। मुझसे और नहीं रहा गया और मैंने मम्मी से पूछ ही लिया कि क्या हुआ मम्मी, आदित्य ठीक तो है ना? बोलो ना मम्मी। मम्मी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर हुआ क्या है उन्हें? तभी मम्मी के पास पापा का फ़ोन आता है। मम्मी पापा से बात करके हमसे बोली, हमें हॉस्पिटल जाना है, जल्दी चलो। सोनू, रुकिए आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? प्लीज़ मम्मी। ठीक है, चलो। बार बार पूछने पर मम्मी हमें कुछ नहीं बता रही थी और ऊपर से जो टेंशन थी सो अलग। फिर हम सभी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचते ही मैंने सबके चेहरे पर आदित्य के लिए टेंशन ही टेंशन देखी। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और मेरे पापा ससुर ने उनसे पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना?
लेकिन डॉक्टर ने पहले सबके चेहरों की ओर देखा और हम सबके चेहरे आदित्य की कोई खैर खबर ही जानना चाहते थे। फिर डॉक्टर ने पापा से कहा, मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज़ अकेले में चलिए। तभी मेरी सासू माँ की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगीं और मैं भी उन्हें आदित्य के ठीक होने की दिलासा देती रही। तभी मेरे पापा ससुर आए और हम सब ने पापा ससुर से पूछा, आखिर क्या हुआ है? डॉक्टर ने ऐसी क्या बात कही है जो वो हम सब के सामने नहीं कहना चाहते थे? किसी के कोई भी सवालों का जवाब ना देकर वो मेरी ही तरफ देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या कहना चाहते हैं ये मैं नहीं समझ पा रही थी। कुछ पल मेरी ओर देखकर फिर सासू माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें एकांत में ले गए। थोड़ी देर बाद सासू माँ आईं और कुछ पल मेरी ओर देखते देखते मम्मी को एकांत में ले गईं। आखिर हो क्या रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सोनू ने मुझसे पूछा, यार ये क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो एक दूसरे को हाथ पकड़कर एकांत में बात कर रहे हैं? मैं सोनू से कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। फिर सोनू ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तूने अचानक पीछे मुड़कर क्यों देखा? पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है जो हम सब पर नज़र रखे हुए है। सोनू, देख इस हॉस्पिटल में थोड़ी भीड़ है तो इसीलिए तुझे वहम हुआ होगा। खैर ये सब छोड़, यहाँ पर हमें कोई कुछ बताने वाला है नहीं। हम ऐसा करते हैं कि आईसीयू के बाहर खड़े होकर देख लेते हैं कि आदित्य जीजू कैसे हैं, और तू उनको देख भी लेना कि वो कैसे दिखते हैं। हाँ ठीक है, चल। फिर हम दोनों 15 कदम की दूरी पर आईसीयू की ओर चल पड़े। आईसीयू से 5 कदम की दूरी पर ही मम्मी ने आकर सोनू का हाथ पकड़ लिया। आखिरकार मैंने मम्मी से पूछ ही लिया, क्या हुआ मम्मी? आप सब क्या बात कर रहे हैं आदित्य के बारे में? क्या कहा है डॉक्टर ने? और मम्मी बिना मेरे सवाल का जवाब दिए सोनू का हाथ पकड़कर एकांत में चली जाती हैं। न जाने मेरे अंदर कितने सवाल थे जिनका एक भी जवाब कोई नहीं दे रहा था। तभी मेरा ध्यान लेफ्ट साइड में बैठे 2 आदमियों पर गया। दोनों दिखने में कुछ अजीब से लग रहे थे। उनके जूते भी रेत से सने हुए थे और बाल भी बिखरे हुए थे। उनके हाथ में चाय थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बड़े ही आराम से किसी कॉफ़ी शॉप में चाय पी रहे हों। तभी सोनू मेरे पास आ पहुंची और मेरा ध्यान उन आदमियों से हट गया। फिर मैंने तुरंत सोनू से पूछा, क्या हुआ? क्या कहा मम्मी ने तुझे? सोनू मेरा हाथ पकड़ते हुए, चल मेरे साथ, बताती हूँ। फिर सोनू मुझे राइट साइड में सबकी नज़रों से दूर ले गई। इतनी दूर ले गई कि परिवार वाले हमें देख तो सकें पर हमारी बातें ना सुन सकें। लेकिन सोनू मुझे अकेले में ले जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। सोनू को यूँ चुपचाप देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उस पर चिल्लाते हुए बोली, अब क्यों यहाँ बुत की तरह खड़ी हो? कुछ तो बोलो। अगर नहीं बताया तो मैं डॉक्टर से ही पूछ लूँगी। सोनू, डॉक्टर से क्या पूछोगी तुम? वो तो खुद कह रहे हैं कि वो आदित्य को नहीं बचा सकते। इतना सुनते ही मुझ पर तो जैसे बिजली ही टूट गई और आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर मैंने सोनू को रोते हुए पूछा, क्या हुआ है उन्हें? 2 पल रुकने के बाद, उनके शरीर में जिस चीज़ की कमी है मैं दूंगी। खून चाहिए तो मेरा खून खून दे दूंगी। अगर दिल चाहिए तो अपना दिल भी निकाल कर दे दूंगी। और अगर किडनी, फेफड़ा, आँख, कान जो जो चाहिए दे दूंगी, अपनी जान भी। सोनू, यार तू खुद को संभाल। और उनके शरीर को इन सब में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। उनके शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल ही लो है। उन गुंडों ने आदित्य जीजू को बर्फ़ की फैक्ट्री में किडनैप करके रखा था और उस पर न जाने कितनी देर सुलाए रखा। उससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ही लो हो गया है। तभी पापा के पास डॉक्टर आता है और हम दोनों का ध्यान वहाँ चला जाता है। मैं जैसे ही अपने कदम डॉक्टर के पास जाने के लिए बढ़ाती हूँ तो मुझे सोनू रोक लेती है। सोनू ने मुझे डॉक्टर के पास जाने से रोकते हुए कहा, मेरी बात सुन। डॉक्टर भले ही आदित्य को ना बचा पा रहे हों, लेकिन तुम तो अपने पति को बचा सकती हो। उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कर सकती हो। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। और वैसे भी अभी मैं MBBS फर्स्ट ईयर में ही हूँ, पूरी तरह डॉक्टर नहीं बनी हूँ। सोनू, हाँ माना तू डॉक्टर नहीं बनी है, पर अपने पति को तो तुम ही बचा सकती हो। गहरी सांस भरते हुए, जो मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ वो बात घरवाले तुमसे कहने में हिचकिचा रहे थे। क्या बात है सोनू? सोनू,
सभी डॉक्टरों ने हर एक कोशिश करके देख ली, हर एक दवाई देकर देख ली, लेकिन आदित्य जीजू की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो ही नहीं रहा है। और अब सभी डॉक्टरों का मानना है कि उनकी पत्नी यानी तुम अपने जिस्म की गर्मी दोगी तो शायद आदित्य जीजू ठीक हो सकते हैं। क्या सोनू? हाँ, अब तू ही बचा सकती है उन्हें। पर मैं कैसे? रोते हुए फिर मैंने अपने परिवार वालों की ओर देखा जो मेरी हाँ का वेट कर रहे हैं। तभी परिवार वालों के साथ खड़े डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और मैं और सोनू फिर उनके पास चली गई। डॉक्टर, अब और ज़्यादा देर की तो आदित्य के लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और मैं भी अपने कदम आईसीयू की ओर बढ़ाती हूँ। आईसीयू की ओर जाते वक्त मेरा ध्यान फिर से उन दो आदमियों की पर जाता है। जैसे ही मैं उनकी ओर नज़र करती हूँ, वो दोनों अपनी नज़रें इधर उधर कर लेते हैं। उन दोनों को देखने से पता चल रहा था कि वो दोनों हम पर ही नज़रें गड़ाए हुए हैं। तभी मैं आईसीयू की गेट तक पहुंच जाती हूँ और रुक जाती हूँ। फिर सोनू मेरे कंधे पर हाथ रखती है और मुझे अंदर जाने के लिए कहती है और मैं उन दोनों आदमियों पर से अपना ध्यान हटा के आईसीयू का गेट खोल करके अंदर चली जाती हूँ और अंदर जाने के बाद आईसीयू का गेट बंद कर लेती हूँ और फिर मैं आदित्य को देखती हूँ। उस वक्त मेरी नज़रें पहली बार आदित्य को देखती हैं। हालांकि हमारी शादी को हुए पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं। मेरी नज़रें आदित्य को उस वक्त देखती हैं जब वो बेहोशी की हालत में एकदम सिमटा हुआ सा बेड पर लेटा सर्दी से जूझ रहा था। शायद मेरी फूटी किस्मत ही कुछ ऐसी थी जो मैं शादी के बाद पहली बार आदित्य को इस हालत में देख रही थी। फिर मैं धीरे धीरे चलती हुई आदित्य के पास पहुंची और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। मन में बहुत डर था कि आदित्य को कैसे ठीक करूं, लेकिन आदित्य सर्दी से जूझ रहा था और उसे बचाना भी ज़रूरी था और मुझसे आदित्य की यह हालत देखी नहीं गई। फिर मैं आदित्य के साथ बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में आदित्य की सर्दी कुछ कम हुई और उसकी बाहों में न जाने कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। लगभग 2 घंटे बाद आदित्य को होश आया। उसके शरीर की हलचल से मेरी नींद खुल गई और मैं तुरंत उसकी बाहों से उठकर ज़मीन पर खड़ी हो गई। मेरे एकदम उठने से आदित्य ने पूछा, आदित्य क्या हुआ? तुम अचानक से क्यों उठ गई और तुम मेरे साथ यहाँ क्यों सोई हुई थी? घबराते हुए, नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपकी तबीयत कैसी है? आदित्य, हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी लग रही है। दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए, अभी रात के 10 ही बज रहे हैं, मतलब मैं सुबह 8 बजे से बेहोश हूँ। हाँ, पर वो लोग कौन थे जिन्होंने आपको किडनैप किया था? आप उनको जानते हैं क्या? आदित्य, हमारी नई नई शादी हुई है और मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी की शुरुआत एक झूठ से हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। क्या बताना? आदित्य, मैं एक जूनियर डॉक्टर होने के साथ साथ एक पुलिस वाला हूँ, पर माँ जी और पापा जी ने तो इस बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया हमें। आदित्य, बताते तब उन्हें पता होता तो ही तो वो आपको बताते। मतलब? आदित्य, एक्चुअली मेरे पुलिस वाले होने की पहचान सबसे छुपाई गई है और प्लीज़ तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी। ठीक है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। खैर सब बाहर सब वेट कर रहे होंगे, मैं उनको बता देती हूँ कि अब आप ठीक हो और डॉक्टर को भी बुला लेती हूँ, वो थोड़ा बहुत चेकअप भी कर लेंगे। इतना कहकर मैं आईसीयू से बाहर चली जाती हूँ और बाहर जाकर देखती हूँ तो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे बैठे ही सो रहे थे। फिर मैं वापस आईसीयू में आ जाती हूँ। आदित्य, क्या हुआ? तुम मम्मी पापा को बुलाने गई थी तो तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लेकर आई? वो बाहर माँ जी और पापा जी तो सो रहे हैं और बाकी शायद घर वापस गए होंगे। तभी मुझे खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई दी और मैं तुरंत भागकर खिड़की के पास पहुंची। खिड़की को खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी आदित्य, आदित्य क्या हुआ तुम्हें? तुम अचानक भागकर खिड़की के पास क्यों गई? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई था। आदित्य, शायद तुम्हारा वहम होगा। हाँ, हो भी सकता है, पर जब से मैं इस हॉस्पिटल में आई हूँ तब से ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो हम सब पर नज़रें रखे हुए है। आदित्य, क्या तुमने उसे देखा है? मुझे पूरा पक्का पता नहीं है, पर मैंने 2 आदमियों को देखा है जो दिखने में कुछ अजीब से लग रहे थे। तभी माँ जी और पापा जी आईसीयू के अंदर आ जाते हैं। माँ जी, बेटा कैसे हो तुम? आदित्य, ठीक हूँ मम्मा, फिट एंड फाइन, एक मुस्कुराहट के साथ कहा।
आदित्य की मुस्कुराहट को देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आदित्य की मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ पिछले 25-26 घंटे पहले मेरे दिल में टेंशन ही टेंशन थी और आंखों में आंसू ही आंसू थे, और अब आदित्य को खुश देखकर दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। तभी आदित्य हंसते खिलखिलाते हुए माँ जी से, आदित्य, अच्छा मम्मा, बातों से तो मेरा पेट नहीं भरने वाला, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तभी पापा जी आदित्य के हाथों को अपने हाथों में लेकर, मैं अभी लाया, इतना कहकर पापा जी अपनी सीट से खड़े हुए। तभी आदित्य उन्हें रोक लेते हैं। रुकिए, क्या आप सबने खाना खा लिया? फिर माँ जी और पापा जी ने अपनी नज़रें झुका लीं। फिर मैंने आदित्य से कहा, नहीं, जब से आप किडनैप हुए थे तब से किसी के भी गले में पानी के अलावा कुछ भी पेट में नहीं गया है, किसी ने कुछ नहीं खाया। आदित्य चीख मारते हुए, ये तो मुझे पता ही था। खैर, हम ऐसा करते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर किसी होटल में हम सब खाना खाने चलते हैं। माँ जी आदित्य के गाल पर हाथ लगाते हुए, नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और खुद को देखो, छींके मार रहे हो और कह रहे हो कि बाहर खाना खाना है। आदित्य एक छींक मारते हुए, अरे मम्मा, अब पहले जितनी सर्दी नहीं लग रही है, बस थोड़ा बहुत जुकाम सा हो गया है और ये जुकाम भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तभी आईसीयू में डॉक्टर आ जाता है। ये लो, डॉक्टर सुभाष भी आ गए। डॉक्टर सुभाष अंदर आते हुए, आदित्य, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आदित्य मुस्कुराते हुए, एकदम फिट, और आपकी ड्यूटी अब रात की हो गई है क्या? डॉक्टर सुभाष आदित्य का चेकअप करते हुए, हाँ, तुम जिस दिन शादी की छुट्टी लेकर चले गए थे उसी दिन हो गई थी रात की ड्यूटी। पापा जी, अब कैसी तबीयत है इसकी? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर सुभाष मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, इसलिए कल तक इसे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। वैसे थोड़ा बहुत जुकाम है जो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। आदित्य डॉक्टर सुभाष से हाथ मिलाते हुए, थैंक यू डॉक्टर सुभाष। डॉक्टर सुभाष, इट्स ओके, अभी मैं चलता हूँ, अगर कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ बुला लेना। इतना कहकर डॉक्टर सुभाष आईसीयू से बाहर चले जाते हैं। आदित्य, लो, अब तो डॉक्टर सुभाष ने भी कह दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो बाहर खाना खा सकते हैं ना? पापा जी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल के सामने वाले होटल में खाने का अरेंजमेंट करता हूँ। माँ जी पापा जी का हाथ पकड़कर रोकते हुए, अजी सुनिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पापा जी, अच्छा ठीक है। फिर माँ जी और पापा जी चले जाते हैं। तभी आदित्य 5 कदम की दूरी पर खड़ी मुझे अपने पास वाली सीट पर बैठने को कहते हैं और मैं सीट पर आकर बैठ जाती हूँ। आदित्य, तुम बताओ अपने बारे में। पर मैं क्या बताऊँ, आप ही कुछ अपने बारे में बता दो। आदित्य, मैं तो बस तुमसे कल के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्यों? आदित्य, वो कल मेरी वजह से तुम्हारी अच्छे से विदाई नहीं हो पाई। नहीं, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, जो होना था सो हो गया, आप ठीक हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। आदित्य, तुमसे मैं एक बात पूछूं? जी कहिए। आदित्य गहरी सांस भरते हुए, मैं तुमसे शादी से पहले एक बार भी नहीं मिला और ना फ़ोन पर कोई बात हुई हमारी, तो क्या तुमने मेरी फ़ोटो को देखकर ही हाँ कर दी? आदित्य की इस बात पर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आने लगी, और हंसी आती भी क्यों ना, आदित्य ने सवाल भी कुछ ऐसा ही किया था। फिर आदित्य ने मेरे होठों की मुस्कुराहट देखकर कहा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैंने तुमसे कोई मुस्कुराने वाली बात तो पूछी नहीं, तो फिर क्यों? मुस्कुराते हुए, वो वो शादी से पहले आपकी दूर की बात है, मैंने तो शादी वाले दिन आपकी फ़ोटो तो क्या, आपकी शक्ल ही नहीं देखी। आदित्य चौंकते हुए, क्या? हाँ, वो एक्चुअली जब आपका रिश्ता आया था तब से मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने डर के मारे आपकी कभी भी फ़ोटो ही नहीं देखी, और शादी वाले दिन मैंने मेरे इसी डर के कारण आपकी तरफ एक बार भी हिम्मत नहीं की देखने की। आदित्य चौंकते हुए, क्या? तो फिर तुमने मुझे बिना देखे ही हाँ कर दिया? फिर मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। आदित्य अपने माथे पर हाथ रखकर और फिर हटाते हुए, हे भगवान। 2 पल ठहरने के बाद मुस्कुराते हुए, खैर अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? अपना सिर हिलाते हुए, नहीं। आदित्य, पर अब क्यों नहीं लग रहा है डर? मैंने भी बड़े प्यार से आदित्य को जवाब दिया, इसके 2 कारण हैं। पहला, शादी के बाद
हर लड़की को अपने पति से प्यार हो ही जाता है। और दूसरा, आपको जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे पहली बार प्यार का एहसास हुआ, और आपको देखते ही देखते मेरे अंदर का डर पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर आपकी बाहों में ना जाने कब नींद आ गई। आदित्य, मतलब जब मैं उठा तो तुम मेरे साथ सोई हुई थी, पर क्यों? फिर मैंने आदित्य को हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसके बारे में सारी बातें बताई, और आदित्य को मेरी बात सुनकर हंसी भी आई। अभी माँ जी और पापा जी वहाँ आ जाते हैं। पापा जी, अरे हमें भी बताओ, क्यों हंस रहे हो? थोड़ा हम भी हंस लें। आदित्य, नहीं पापा, ऐसे ही। आप बताओ, होटल में खाने की अरेंजमेंट कर आए हो? पापा जी, हाँ, हम तुम दोनों को ही बुलाने के लिए आए हैं। चलो अब फिर हम चारों होटल पर खाना खाने चले जाते हैं। होटल के बाहर खुले आसमान में हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त मुझे वही दो फिर आदमी फिर से दिखाई दिए। फिर मैंने उन दोनों को गौर से देखा। दोनों चाय पी रहे थे और हॉस्पिटल के उसी रूम पर नजरें गड़ाए हुए थे जिस रूम में आदित्य को रखा गया था। शायद उन दोनों को पता ही नहीं है कि हम सभी बाहर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। तभी मैंने आदित्य को इशारों में उन दोनों के बारे में बताने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने आदित्य को फ़ोन पर एसएमएस किया और उन दोनों आदमियों के बारे में बताया। आदित्य माँ जी और पापा जी से बाथरूम का बहाना बनाकर उन दोनों आदमियों की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद मैंने माँ जी और पापा जी की नज़रों से छुपकर उन आदमियों और आदित्य की ओर नज़रें घुमाई, पर तीनों कहीं नहीं दिखे। अचानक आदित्य और उन आदमियों के गायब होने से मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और फिर डर के मारे मैं माँ जी और पापा जी को बताने ही वाली थी कि थोड़ी ही दूरी पर बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आसपास जितने भी लोग थे वे सभी उस ओर जाने लगे। जिस तरह से तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थीं, हम सब भी उस ओर चल दिए। वहाँ जाकर देखा तो आदित्य उन आदमियों को पीट रहे थे। फिर पापा जी आदित्य को रोकने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि इतने में पुलिस वहाँ आ पहुँची और उन आदमियों को अरेस्ट करके ले गई। बाद में पापा जी आदित्य पर बहुत गुस्सा हुए और उन आदमियों को पीटने की वजह पूछी तो आदित्य ने कहा, पापा ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। पापा जी गुस्से से, तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना, अकेले ही क्यों उनको पीटने लगे? और अभी तक तो हॉस्पिटल से तुम डिस्चार्ज भी नहीं हुए हो, फिर से हॉस्पिटल के बेड पर लेटने का ख्याल था क्या? पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। आदित्य, सॉरी, पर वो अब मुझे दिखाई दिए तो मैंने उनको पीट दिया, और मैंने पुलिस को भी तो बता दिया था ना। पापा जी गुस्से से, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब चलो खाना खा लो। फिर हम सब होटल की तरफ चल दिए। चलते वक्त मैंने आदित्य से कहा, आई एम सॉरी, वो आपको मेरी वजह से पापा जी से डांट सुननी पड़ी। आदित्य, इट्स ओके, और वैसे भी मुझे पापा की डांट से कभी बुरा नहीं लगता। मुस्कुराते हुए, चलो अब खाना खा लेते हैं, अगर और डांट पड़ी तो पेट में जगह ही नहीं बचेगी खाना खाने के लिए। फिर हम सब खाना खाने के बाद हॉस्पिटल में वापस चले जाते हैं, और दूसरे दिन आदित्य को डिस्चार्ज मिलने के बाद हम सब घर चले जाते हैं। धन्यवाद।